नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे दुमका में जोएस बेसरा फिर बनी जिला परिषद अध्यक्ष। आधुनिक खेती से किसानों को समृद्ध करने और एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने का कौन कहां पर कर रहा है सराहनीय कार्य। कहां अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एक कहावत है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। दुमका में हुई जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में ये कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व अध्यक्ष जोएस बेसरा, शिकारीपाड़ा के जिला परिषद सदस्य अविनाश सोरेन और मसलिया की मीनू मरांडी ने नामांकन दाखिल किया था और जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुए नामांकन और चुनाव प्रक्रिया में जोएस बेसरा के 14 वोट, अविनाश सोरेन को 10 वोट और मिनी मरांडी को 1 वोट मिला है और इस तरह से दुमका के जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर जोएस लुप्सी बेसरा फिर से आसीन हो गई हैं। बताते चले कि जोएस बेसरा शिकारी पाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय झामुमो के विधायक नलीन सोरेन की धर्मपत्नी हैं और राजनीति उनकी रगों में बसी हुई है। जीत के बाद जोएस बेसरा ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत समर्थकों एवं दुमका जिले के समस्त लोगों की जीत है और मैं सबके आकांक्षाओं पर खरी उतरने का प्रयास करूंगी। जीते मैडम, क्या कहेंगे? भाई क्या कहूँगी, अभी कुछ कह भी नहीं सकते। खुशी है हमको, बधाई है सारी जनता को, सारे मेरे जितने हमारे साथ नए नवनिर्वाचित जितने सदस्यगण हैं सबको मैं उनको धन्यवाद दूंगी और सारी जनता को धन्यवाद दूंगी। पूरे दुमका जिला के सारे लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी चुनौतियाँ होंगी इस बार। बहुत चुनौती, पिछले बार से ज़्यादा चुनौती मुझे सामना करना पड़ा। क्या प्राथमिकता होंगी? प्राथमिकता विकास के साथ कुछ नहीं है दुमका जिला में। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। 14 जून को महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी में धान की फसल में विशिष्ट स्थल, पोषक तत्व प्रबंधन और जैव उर्वरक का प्रयोग विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर संदीप प्रकाश उपाध्याय, मृदा वैज्ञानिक, ने मृदा स्वास्थ्य की महत्ता को बताते हुए धान की फसल में विशिष्ट स्थल, पोषक तत्व प्रबंधन तकनीक के बारे में बताया। इसी क्रम में किसान बंधुओं को लीफ कलर चार्ट और क्लोरोफिल मीटर जैसी तकनीक की भी किसानों को जानकारी दी और उनके फायदे के बारे में बताया। साथ ही किसान बंधुओं को जैव उर्वरक विक्रय केंद्रों जैसे सरकारी कृषि रक्षा इकाई, ब्लॉक इफ्को विक्रय केंद्र, एग्री जंक्शन तथा NFL के केंद्रों की भी जानकारी दी। केंद्र के इंचार्ज प्रमुख एवं उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा उर्वरकों के असंतुलित मात्रा के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। तो वहीं केंद्र के गृह वैज्ञानिक श्वेता सिंह द्वारा धान की फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में किसान बंधुओं को जागरूक करते हुए विस्तार से प्रबंधन की जानकारी दी। इस अवसर पर केंद्र के यश सिंह, गौरव सिंह, मिथिलेश सहित ग्राम चौक माफी, कल्याणपुर, अकटवाहा, राजाबारी, हरपुर से 2 दर्जन महिला एवं पुरुष किसान उपस्थित थे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगी है। वहीं कुनकुरी विधायक और संसदीय सचिव यूडी मिन्स की सोच किसानों को मजबूत बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की है। लगातार संसदीय सचिव यूडी मिन्स किसानों को बहुफसली आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं। उनका शुरू से ही सोच है कि जसपुर जिले को एग्रीकल्चर टूरिज्म के रूप में आगे बढ़ाना है। 2 माह पूर्व उनके द्वारा अपने निवास ग्राम जोखरी में, जिसे सब आश्रय के रूप में जानते हैं, वहां लगभग 6 एकड़ जगह में टमाटर, मिर्च और बैगन की ग्राफ्टेड पौधे लगाए जाए, जिसका 60-70 दिनों के अंदर उत्पादन शुरू हो गया है। संसदीय सचिव का उद्देश्य उनके क्षेत्र के किसानों को ये दिखाना था कि ग्राफ्टेड पौधे से कम जगह में ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है, जिससे आमदनी अच्छी हो सकती है। इसलिए सभी किसानों से आग्रह किया कि एक बार ज़रूर आश्रय जोकारी आकर ग्राफ्टेड खेती को देखें, सीखें और इसका लाभ उठाएं। जो भी मैन्योर, हमारे जैविक मैन्योर हम ये ड्रिप के माध्यम से देते हैं और फसल भी, जैसे ये बैगन है, बैगन लगभग एक पौधे में 20 से 22-25 केजी फल आता है और टमाटर में भी लगभग आप देख रहे हैं अभी पूरा लदे हुए हैं। ये हार्डली 2.5-3 महीने का फसल है ये सब, जो अभी जो फसल जो या फल जो हम ले पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और डेफिनेटली आने वाले समय के लिए हमारे जो यहाँ के युवा हैं या जागरूक किसान हैं, उनको हम लगातार प्रेरित करने में लगे हुए हैं। 60 ऐसे बागान हम तैयार कराना चाह रहे हैं बाड़ी विकास के माध्यम से, जिसमें छोटे छोटे किसानों को इसमें सम्मिलित करके शासकीय योजनाओं से उन्हें सारी चीज़ उपलब्ध करा करके और
फ्यूचर इसका ऐसा होगा कि जो हमारे पास पैसा आता है सब उनको वैल्यू एडिशन की ओर हम इसमें ले जाएंगे, कि फसल हम वहीं लगाएंगे इसमें ड्रिप में और इन बाड़ियों में जो वैल्यू एडिशन में हमारे काम हो सके। अगर बाजार में रेट बहुत अच्छा, जैसा भी टमाटर 80 रुपये चल रहा है, थोक में भी आप निकालोगे तो 1600, 1700, 1800 रुपये कैरेट में टमाटर जा रहा है। बैगन में थोड़ा सा कम है, 20 रुपये किलो है, बाज़ार में 20 से 30 रुपये किलो, तो थोड़ा उसमें फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम 5 रुपये के रेट में भी ये फसल हम साल भर लेते हैं और 20 किलो भी है तो हमारे पास बहुत अच्छा, 1 एकड़ में 3000 पौधे लग पाते हैं ये बैगन के और टमाटर के, और इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसमें जानकारी होने की आवश्यकता है कि हमको कब क्या डालना है, पत्तियों को देख के हमको समझ में आना चाहिए कि उसमें हमको ट्रीटमेंट जो देना है क्या देना है, क्योंकि अलग अलग जगह ज़मीन में, मट्टी में अलग अलग किस्म की बीमारियां या विल्ट्स वगैरह रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत जाती है। लेकिन 1-2 साल में पारंगत हो जाता है। एक साथ बहुत बड़े एरिया में करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप आधे एकड़ से शुरुआत कीजिए ये ग्राफ्टेड को, उसके बाद जाते जाए। लेकिन एक लाइन पे जो हम ड्रिपिंग करते हैं या फसल लगाते हैं उसमें एक ही किस्म की फसल होनी चाहिए। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर और अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम संयोजिका राजयोगिनी बीके चित्रा बहन जी, मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि राधा अग्रवाल, दीपू मोदी, डॉक्टर वंदना और साथ ही अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित किया, जिसमें मऊ रानीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चित्रा बहन जी ने कहा कि जीवन में करें योग, रहें निरोग। तो वहीं मुख्य अतिथि अंकुर श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट को अमृत योग सप्ताह शिविर का शुभारंभ करने के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम सबसे अच्छी जगह लगी है, क्योंकि यहाँ पर योग और मेडिटेशन दोनों सिखाए जाते हैं। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। संभल के उसमोली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर उर्फ यापुर में राशन कोटी की खुली बैठक प्राथमिक विद्यालय में हुई। राशन कोटी का प्रस्ताव कराने के लिए संभल विकासखंड से ग्राम पंचायत अधिकारी कुलवंत सीओ, एडीओ एजी कौशल कुमार और असमौली थाने के पुलिस मौजूद रहे। राशन कोटा लेने के लिए पहला आवेदन चांदनी द्वारा किया गया और दूसरा आवेदन सोनू प्रजापति द्वारा किया गया, जिसमें कि चांदनी को केवल 85 मत मिले, जबकि सोनू को 177 मत मिले और सोनू ने 92 मतों से जीत हासिल की है। इस बीच शांति व्यवस्था बनाने के लिए थाना असमोली पुलिस मौजूद रही। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी के थाना सुबेहा पुलिस द्वारा चोरी करने वाले अपराधियों को गैंग के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 20 लाख की संपत्ति पर चला जिला प्रशासन पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही एवं थाना जैतपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों पर अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 1 करोड़ 80 लाख की संपत्ति एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा भूमाफिया अपराधी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 22 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की गई। इन सभी की कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अनुराग वत्स ने जानकारी दी। साथ में उप अधीक्षक बाराबंकी एवं सीओ फतेहपुर योगेंद्र कुमार मौजूद रहे। मैं आपको बता दूं कि जनपद बाराबंकी में एक बड़ा भूमाफिया जिसका नाम संजय सिंगला है, जिसने बाराबंकी के विभिन्न स्थानों पर रेजिडेंसी डेवलप करने के नाम पे तमाम ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड किया, उनसे पैसा लिया, फिर उनकी जमीन की रजिस्ट्री कराई, कब्जा नहीं दिया या रजिस्ट्री कराने ही नहीं और उनका पैसा वापस नहीं किया और बहुत सारी जमीनें उसने खरीदी उस पैसे से। इस प्रकार की कई जमीनें संजय सिंगला की चिन्हित की गई हैं, जो कि एक पेशेवर भूमाफिया है। पुलिस और प्रशासन की कंबाइंड टीम ने इसमें अत्यधिक मेहनत करते हुए अब तक बड़ी कार्रवाइयां इसमें की हैं। इसकी 1.5 करोड़ की संपत्ति की कुर्की पहले ही पुलिस द्वारा की जा चुकी है। इसके अन्य संपत्ति जिसमें कि लगभग 15 करोड़ 25 लाख की जो इसकी जमीन है, जो गदिया क्षेत्र में आती है, वो कुर्की का आज इसका अनुपालन किया जा रहा है, जो कि गैंगस्टर एक्ट के 14 के तहत इसकी कुर्की की जा रही है, जब्त की जा रही है। इसके अलावा 6 करोड़ 70 लाख बाजार कीमत का इसके घर हैं, प्लॉट हैं लखनऊ में, जिनको भी पुलिस प्रशासन और लखनऊ प्रशासन द्वारा कुर्क किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि टोटल ये लगभग 22 करोड़ की कुर्की है, जो संजय सिंगला और उसके परिवार के लोगों द्वारा जो धन अर्जित किया हुआ था अवैध तरीके से, उनकी कुर्की पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। और ये बड़ा स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया गया है बाराबंकी जनपद में कि कोई भी प्रकार का माफिया, विशेष रूप से भूमाफिया, जो अवैध रूप से अवैध कार्यों में संलिप्त रहेगा और जनता के पैसे से अवैध धन अर्जित करेगा, उसकी न केवल प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी बल्कि उसको जेल भी भेजा जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में ये स्पष्ट मैसेज रहे कि जनपद में। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्र चेतना मिशन बुलंदशहर और अमर उजाला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जिला चिकित्सालय बुलंदशहर में आयोजित रक्तदान शिविर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। साथ ही रक्तदान कर आमजन से भी रक्तदान करने की अपील की गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बेलदौर थाना क्षेत्र के सकरोहर गांव निवासी देवेंद्र सिंह और उसकी पत्नी संगीता देवी को दबंगों ने खूंटा गाड़ने को लेकर विवाद में जमकर मारा, जिसमें संगीता देवी बुरी तरह घायल हो गई और पीड़िता ने थानाध्यक्ष को लिखित शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। खगड़िया से सीनू संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। भारत की सुरक्षा कितनी ताक पर लग चुकी है, ये उससे समझा जा सकता है कि इस देश में पुलिस वालों के घर वाले ही सुरक्षित नहीं हैं। कांस्टेबल जयप्रकाश सरोज के घर पर क्षेत्र के ही कुछ दबंगों द्वारा पत्नी को किया परेशान। हेड कांस्टेबल जयप्रकाश सरोज का कहना है कि आज सुबह कुछ दबंग उनके घर पहुंचे और उनकी बीवी के साथ मारपीट व छेड़खानी की। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने गोपीगंज थाने में तहरीर दी, मगर अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, जिससे परेशान होकर हेड कांस्टेबल जयप्रकाश सरोज ने बताया कि अगर मेरे घर वालों को न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। सही है। मैं हेड कांस्टेबल जयप्रकाश लखनऊ UP 112 बंथरा में तैनात हूँ। आज हमारे घर पे 5-6 लोग जाके हमारी बीवी के साथ मारपीट किए, हाथापाई किए, छेड़छाड़ किए, बदतमीजी किए। गोपीगंज थाने में जाके तहरीर दिया, FIR नहीं लिखी गई। मेरी बीवी ग्राम जगन्नाथपुर, पोस्ट गोपीगंज, थाना गोपीगंज, जिला भदोही में अकेले रहती है। मैं लखनऊ UP 112 बंथरा में ड्यूटी कर रहा हूँ। लखनऊ से सीनू संवाददाता हरिशंकर की रिपोर्ट। महिषी सरसा में एक सूचना जनहित में जारी की गई, जो राशन कार्ड को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य सरकारी सेवा में हो और उनका वेतनमान 10,000 या उससे ज़्यादा हो, वो सभी अपना अपना राशन कार्ड अपने ब्लॉक में 15 जून यानी कि कल तक जमा करा दे। नहीं तो सर्वेक्षण के दौरान राशन कार्ड पाए जाने पर उन राशन कार्ड धारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सहरसा से सीनू संवाददाता कामेश्वर राय की रिपोर्ट। भदोही में औराई बाजार में यूनियन बैंक में मंगलवार को सायंकाल AC में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। इससे बड़ी क्षति होने से बची। जैसे इनका कर्मचारी पहुंचा, विदिन आधा सेकंड लगा होगा, मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, हम लोग यहाँ आकर के फायर फाइटिंग का काम संपादित कर दिए। ठीक है भैया, ओके। भदोही से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। इटावा के जसवंत नगर तहसील क्षेत्र के ग्राम सराय भूपत कटेखरा में प्रार्थी रमेश सिंह पुत्र रतिराम ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गाटा संख्या 869 तक चकमार्ग की मांग की थी, जिसका समाधान करने पहुंचे लेखपाल अनूप सिंह ने मौके पर जाकर प्रार्थी और ग्राम वासियों की उपस्थिति में प्रार्थी रमेश सिंह द्वारा दिए गए चकमार्ग का सीमांकन किया और जगह जगह निशान भी लगवाए एवं मौके पर ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक को उक्त निशान दिखाए गए और ग्राम सभा में प्रस्ताव कर ग्राम सभा में मिट्टी डलवाकर चकमार्ग को सुरक्षित करने को भी कहा। मौके पर उपस्थित रही ग्राम सराय भूपत प्रधान वीना यादव, रोजगार सेवक विमल कुमारी, पूर्व प्रधान हीरालाल व अन्य लोग उपस्थित रहे। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। मिर्जापुर नगर के बरिया घाट सिटी लाल में भारतीय भाषा आंदोलन काशी प्रांत के तत्वाधान में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण भारद्वाज, राष्ट्रीय महिला प्रमुख पूनम गौड़ तथा तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं तथा अधिवक्ताओं ने बैठक में सभी जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपनी राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा में कार्य होने ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर देश भर में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हैं। ऐसे में देश की जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, क्योंकि न्यायालय देश की जनता के लिए है। देश की भाषा और देश के न्यायालय और संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं को उचित सम्मान दिए जाने के लिए भारतीय भाषा आंदोलन द्वारा देश भर में हजारों कार्यक्रम किए जा चुके हैं। इसी के संदर्भ में पूनम गौड़ के नेतृत्व में बाबा काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेकर मां विंध्यवासिनी के शक्ति प्राप्त करने के उपरांत प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ होते हुए रानी लक्ष्मीबाई के पृष्ठभूमि ग्वालियर पर 18 जून को समाप्त होगा। भारतीय भाषा आंदोलन की महिला इकाई द्वारा राष्ट्रीय वीरांगना न्यायागृह यात्रा का यह आयोजन किया गया है, जो 14 जून 22 से 18 जून 22 तक रहेगी।
महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली काशी से प्रारंभ होकर के ये उनके समाधि स्थल ग्वालियर तक जाएगी। इस दौरान हम बीच में अनेकों शहरों तहसील में प्रवास करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, वहाँ के मुख्य लोगों से अपना विषय रखेंगे। भारतीय भाषा आंदोलन का जो इस यात्रा के माध्यम से विषय है वो ये है कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। देखने में आ रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 348 सभी उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक ही भाषा अंग्रेजी को अनुमति देता है, जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल एक ही भाषा फिरंगी भाषा अंग्रेजी में कार्य करता है। सभी निर्णय, चाहे रामलला अयोध्या के केस का हो, चाहे निर्भया के केस का हो, चाहे 11 बेंच की खंडपीठ हो, सारे के सारे निर्णय अंग्रेजी में आते हैं। भारतीय भाषा आंदोलन का ये समझना है कि केरल में मलयालम बोलने वाले को भी अधिकार है जानने का कि उसका सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय देता है। उड़ीसा के चाय वाले को भी ये अधिकार है जानने का कि उड़िया भाषा में जानने का कि सर्वोच्च न्यायालय और उसका उच्च न्यायालय क्या निर्णय देता है। अंग्रेजी में परोसे गए निर्णय जनता से कोसों दूर हैं। जनता को पता ही नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अंग्रेजी के उन निर्णयों में क्या लिखा है। अंग्रेजी वैसे ही क्लिष्ट है। 5% से अधिक लोग इस देश में अंग्रेजी नहीं जानते और कानूनी अंग्रेजी तो अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। वकीलों को ही कितनी बार कानूनी अंग्रेजी समझने में कष्ट होता है। साक्षी का साक्ष्य जब लिखा जाता है न्यायालय में, उसका अनुवाद किया जा रहा है, अंग्रेजी में किया जा रहा है। वकील भी कर रहे हैं, कोर्ट भी कर रहा है। हमारा ये मानना है कि साक्षी का साक्ष्य उसकी मूल भाषा में ही लिखा जाना चाहिए, उसका अनुवाद नहीं होना चाहिए। दिल्ली जैसे महानगरों में, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे महानगरों में, सभी न्यायालयों में, विशेष जिला न्यायालयों में भी साक्षी के साक्ष्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, जो कि गलत भी हो रहा है। और ऐसी गलत अनुवादित बयान के आधार पर किसी की ज़िंदगी और किसी की मौत का फैसला न्यायालय करता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि वकीलों को बहस अपनी मातृभाषा में करने की छूट हो, निर्णय मातृभाषा में आए, हम अपनी याचिका अपनी मातृभाषा में दायर कर सकें और जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले। ये अपना स्व का तंत्र भारत निर्माण करे। अंग्रेजी का तंत्र हमारा नहीं है। अंग्रेजी भाषा के आधार पर दिए गए निर्णय जनता से कोसों दूर हैं। जनता के बीच एक पर्दा है भाषा का, जिसके पीछे सारा न्याय तंत्र एक प्रकार से छुप गया है। पारदर्शिता चाहिए, स्पष्टता चाहिए और चाहिए कि निर्भया का जो केस था उसमें जो फांसी हुई, अयोध्या का श्री रामलला का जो केस था उसमें जो निर्णय आया, उसमें कौन से साक्ष्य न्यायालय ने स्वीकार किए, कौन से अस्वीकार किए, किसके साक्ष्य को ज़्यादा बल दिया, किसके साक्ष्य को नहीं दिया, आज जनता को मालूम ही नहीं है। सिर्फ मीडिया से पता चलता है कि मुलजिम को फांसी हो गई अथवा अयोध्या के केस में ये निर्णय आया। तो हमारा ये कहना है कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए और ये जनता का। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।